शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। हमारे सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। यूपी में अपराधी कांप रहे हैं। गैंगस्टर हो या भूमाफिया, उनके दिलों में कानून का डर बैठ गया है। ये डर अब गैंगस्टर वीडियो बनाकर जाहिर भी कर रहे हैं। अब शामली के गैंगस्टर फिरोज खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मेरा एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है। मेरे पे बोला गैंगस्टर हो जाएगा एनकाउंटर। इसका नाम है फिरोज खान। ये यूपी के शामली जिले का जाना माना गैंगस्टर है। कुछ दिन पहले झिंझाना कस्बे में इसकी करीब 30 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी गई। उस पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया गया। इसके बाद से ही फिरोज घबराया हुआ है और अब करीब 4.5 मिनट का वीडियो जारी कर दुहाई दे रहा है कि उसे मारने की प्लानिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी फिरोज खान झिंझाना। मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। कुछ पुलिस प्रशासन स्टाफ मेरे काउंटर की चाहत रख रहा है। मेरे पे फर्जी गैंगस्टर लगाई और जबकि उसमें मैं इलाहाबाद से गिरफ्तारी के स्टे ले आया। गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरे पास स्टे हैं, उसके बावजूद भी मेरे प्रॉपर्टी सीज कर दी गई, कुर्क कर ली, बॉर्डर लगा दिया उसमें। जबकि मेरे पास गिरफ्तारी स्टे ये इलाहाबाद का। फिरोज पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा है। सीधे सीधे पुलिस के आला अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है कि उन्हें उसे मारने के लिए सुपारी दी गई है। जो स्टाफ चाहत रख रहा है वो कह रहा है कि हम इलाहाबाद के स्टे को मानते। जहां से ये स्टे आया है वहां 1000 जज हैं कम से कम, और उन्होंने 1000 जजों के ऊपर एक डीआईजी है जिनकी सुरक्षा मुहैया भी डीआईजी साहब कराते हैं। हमें उनका आदेश है हमें दीवार से चिपकाना, क्योंकि उन पे सुपारी गई हुई है। अजयपाल शर्मा, डीआईजी इलाहाबाद, 1 करोड़ रुपए सुपारी मेरी जा चुकी उन पे, और एक बार नहीं कई बार जा चुकी। लेकिन मिशन में फेल हो जा। पहले भी मिशन 24 में भी लगाया था, उससे पहले भी बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो काफी मेरे पे नजरें इनायत हैं। फिरोज इस वीडियो में कहता है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ले आया है। वो एक कॉपी भी दिखाता है। साथ ही डीआईजी, एसपी शामली, डीएम और दूसरे अधिकारियों पर आरोप लगाता है कि वो कोर्ट का स्टे नहीं मान रहे हैं। वो चेतावनी देता दिख रहा है कि जो भी पुलिस वाले सीसीटीवी में आएंगे वो उसकी मौत के जिम्मेदार होंगे। वीडियो में आगे वो छत से लटका एक फंदा दिखाता है और आत्महत्या की चेतावनी भी देता दिख रहा है। अगर उन्होंने हमें डिस्टर्ब किया स्टे के बावजूद तो हमारी मजबूरी होगी, आत्महत्या नहीं होगी। सिर्फ मजबूरी होगी कि इन लोगों को सजा मिले हमारे बाद। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, लेकिन सजा दिलाना बहुत जरूरी है। अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, इसके जिम्मेदार ये होंगे। हालात क्या होंगे वे ये जाने, लेकिन इसके जिम्मेदार भी ये अधिकारी होंगे। आपको फिरोज के बारे में बता दें, ये शामली इलाके का एक नामी हिस्ट्री शीटर है। हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। अपहरण, रंगदारी के मामले हैं। साल 2000 से 2025 तक 21 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शामली के अलावा सहारनपुर और मेरठ में मुकदमे दर्ज हैं। फिरोज के वीडियो पर पुलिस ने जवाब में कहा कि अगर इससे मिला है तो कॉपी नियमानुसार उपलब्ध कराएं। पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल कर फिरोज लोगों को बरगलाकर सहानुभूति हासिल करना चाहता है। वीडियो के बारे में उसका कह रहा है कि मैं मेरी गिरफ्तारी पर माननीय
न्यायालय ने स्टे कर रखा है। मैंने कहा भी है कि भाई अगर न्यायालय ने स्टे कर रखा है तो कृपया आप मुझको भेज दें, माननीय न्यायालय का इसका सम्मान हम लोग करेंगे। किंतु जो मुझे लग रहा है कि वो पब्लिक की सहानुभूति इकट्ठा करने के लिए ये वीडियो अपना वायरल किया है, जबकि सत्य ये है कि एक बहुत कुख्यात माफिया है, हिस्ट्री सीटर है ये, और हमारे यहाँ पब्लिक इससे बहुत ही परेशान थी। जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी अटैच की है इसकी 30 करोड़ रुपए की विगत सप्ताह में, उसको लेकर काफी लोग शकून महसूस कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में अपराधियों को लेकर कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साल 2025 के आखिरी दिन बुधवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कुछ आंकड़े भी साझा किए। इनके मुताबिक पुलिस ने साल 2025 में 48 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि 3153 अपराधी घायल हुए। 2025 में अपराधियों और पुलिस के बीच 2739 मुठभेड़ हुई। 2025 में अपराध, भ्रष्टाचार, माफिया, साइबर अपराधियों, ड्रग सिंडिकेट और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन जारी रहा है। हालात ये हैं कि गैंगस्टर अब थर-थर कांप रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में इस साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव। जाहिर है राजनीति का तापमान बढ़ने लगा है। ताजा मामला पुलिस कांस्टेबल में भर्ती का है, जिस पर अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन इस पर विवाद हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार की खामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर उत्तर प्रदेश सरकार 9 वर्ष का तोहफा दे। अखिलेश ने ये सवाल भी उठाया कि भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते। इसके साथ ही अखिलेश ने लिखा, हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की मांग के साथ हैं। दरअसल कांस्टेबल भर्ती के इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू हो चुका है। अखिलेश उसी कैंपेन के समर्थन में उतर गए हैं। विज्ञापन में 32,679 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा 22 वर्ष, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए 25 वर्ष रखी गई। अभ्यर्थी इस आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तर्क ये है कि बार बार भर्ती में हो रही देरी की वजह से कई उम्मीदवारों की उम्र ज्यादा हो गई है। ऐसे में वो इन पदों के लिए अपना आवेदन नहीं दे पा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों से 70 लाख नौकरी का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 2017 से तमाम भर्तियां निरस्त हो गई, 19 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। तो जिन युवाओं की उम्र निकल गई, निश्चित तौर से नए साल में उनको भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों को में जो लूट हुई थी, जो भ्रष्टाचार हुआ था, वो जग जाहिर है। आज तक उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के नौकरियों में की नीलामी और नौकरियों में हुए भ्रष्टाचार को भूली नहीं है। इसके पहले यूपी में लेखपाल भर्ती के लिए संशोधित सूची जारी होने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने दावा किया था कि उसके विरोध के कारण ही ऐसा हुआ। ओबीसी के 717 पद बढ़ाए गए, जबकि सामान्य वर्ग के 905 पद घटाए गए। अखिलेश ने एक्स पर लिखा था, भाजपाई वो घोटालेबाज लोग हैं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण भी सरेआम मार देते हैं। इससे साफ होता है कि ओबीसी हो, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, ये सब भाजपाइयों की निगाह में दोयम दर्जे के लोग हैं। जब मैंने विधानसभा में बात रखी थी कि आपके जमाने में आयोग बिना परीक्षा दिए ही पिछड़े और दलितों को आप सेवाओं से बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं, तो सरकार कैसा जवाब दे रही थी। और 3-4 दिन भी नहीं बीता कि जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन था उसको फिर से दूसरा विज्ञापन जारी करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी जनता में बेनकाब हो चुकी है, वह एक लुटेरों का संगठित गिरोह है। इसके पहले भर्तियों पर विवाद को लेकर सीएम योगी ने राज्य के सभी विभागों को आदेश दिया था कि आरक्षण व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए, हर वर्ग को नियम के मुताबिक आरक्षण मिले, ओबीसी, SC/ST, EWS आरक्षण नियम से लागू हों, दिव्यांग, महिला,
पूर्व सैनिकों को भर्ती में शामिल किया जाए और ये भी कि आरक्षण में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी की योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि नए साल में उसके बुलडोजर एक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, यानी अपराधियों के खिलाफ सख्ती जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। लूट, रेप और पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े जारी करते हुए यूपी पुलिस ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। साल बदल गया लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन वैसे ही चलेगा जैसे अब तक चल रहा था। यूपी पुलिस ने बताया है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। पुलिस के मुताबिक राज्य में लूट के मामलों में 84% की कमी आई है, हत्या के मामलों में 24%, रेप में 53% की कमी आई है, जबकि पुलिस एनकाउंटर में 48 अपराधी मारे गए हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन को एक सुनियोजित ढंग से चलाते हुए 1 जुलाई 2023 से अभी तक कुल 1,25,985 अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराया गया है, जिनमें से 79 अपराधियों को मृत्युदंड और 10,414 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके पहले विधानसभा में भी कहा था कि यूपी में अब सब चंगा है। दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। ये है नया यूपी। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो कार्रवाई हुई है उसके आंकड़े देखिए। 2018 में 41 अपराधी ढेर हुए, 2019 में 34, 2020 में 26, 2021 में भी 26, 2022 में 13, 2023 में 26, जबकि 2024 में 25 अपराधी ढेर किए गए। गैंगस्टर के घर ईडी की छापेमारी होती है और करोड़ों रुपए कैश, जेवरात बरामद होते हैं। ईडी ने दिल्ली के सर्वप्रिय विहार में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। राव इंद्रजीत यादव के साथी अमन के घर छापेमारी की गई, जिसमें कैश, जेवरात और संपत्ति का ब्यौरा मिलाकर करीब 50 करोड़ मिले हैं। देखिए। ईडी को मिला कुबेर का खजाना, छापेमारी में मिले 50 करोड़, करोड़ों के जेवरात, 5 करोड़ रुपए कैश। करोड़ों के इन जेवरात की तस्वीर देखिए, शायद ही आपने कभी इतने महंगे जेवर देखे होंगे। यही नहीं, नोटों के इस पहाड़ को भी देखिए। करीब 5 करोड़ रुपए कैश एक साथ देखना किसी सपने से कम नहीं होता है। आम आदमी को तो इस तरह के सपने भी नहीं आते हैं, इसलिए ये किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है। दक्षिणी दिल्ली के सर्वप्रिय बिहार में एक घर में छापेमारी की गई। ये घर हरियाणा में टॉप मोस्ट गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव के साथी अमन कुमार का है। वही राव इंद्रजीत यादव जो ईडी के डर से दुबई में बैठा है। अपनी लेविश लाइफ के लिए मशहूर और कुछ दिन पहले ईडी ने उसके ठिकानों पर भी रेड मारी थी। अब उसके साथी अमन कुमार की काली कमाई का खजाना खुल रहा है। सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने, 5 करोड़ रुपए नगद, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के जेवरात, एक बैग में कई चेकबुक और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए। ये सब राव इंद्रजीत के साथी अमन कुमार के घर से बरामद हुआ है। राव इंद्रजीत यादव की 5 महंगी गाड़ियां बरामद की थी। उसके अलावा 17 लाख रुपए कैश बरामद किया था और कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त किए थे। राव इंद्रजीत यादव का नाम लगातार चर्चा में है। सबसे पहले उसका नाम तब आया जब 2024 में रोहतक में मंजीत नाम के फाइनेंसर की हत्या हुई और उस हत्या के बाद ही राव इंद्रजीत यादव देश से भाग गया। फिलहाल वो दुबई में बैठकर लगातार वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। उसका नाम इसी साल 2 बार चर्चा में आया जब हरियाणा के सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई और उसके बाद जाने माने यूट्यूबर
एल्विस यादव के घर पर फायरिंग हुई। इन दोनों फायरिंग की जिम्मेदारी भी राव इंद्रजीत यादव ने ली। इसके साथ ही राहुल फाजिलपुरिया का जो फाइनेंसर था रोहित शौकीन, वो मारा गया। उस मर्डर की जिम्मेदारी अमन पर फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस पूरी पिक्चर में असली विलन राव इंद्रजीत यादव है, जो दुबई में बैठा है। इंद्रजीत यादव सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर है, लेकिन पुलिस की फाइलों में वो कुख्यात गैंगस्टर है और ईडी की फाइलों में इकोनॉमिक ऑफेंडर है। इंद्रजीत यादव हरियाणवी म्यूजिक कंपनी जेम ट्यून्स का मालिक भी है। ईडी ने उसके ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए, बैंक लॉकर, कई अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और डेटा बरामद किया था। राव इंद्रजीत यादव पुलिस की सुरक्षा में चलता है। काफिले में महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं, सेलिब्रिटीज से मिलना जुलना होता रहता है और नेताओं से भी नजदीकियां हैं। हैरानी की बात यह है कि एक कुख्यात गैंगस्टर खुलेआम ऐसी जिंदगी जी रहा है, लेकिन उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो ये साफ है कि कई सारे प्रभावशाली लोग उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें न सिर्फ राव इंद्रजीत यादव बल्कि उसके गैंग से जुड़े हुए लोग, उसके साथी जो हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और यहाँ से बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद हुए हैं। ये छापेमारी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, जो कि ईडी की टीम के साथ आए हैं और ये छापेमारी लगातार चल रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। फिलहाल ईडी की टीम इन दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। झांसी में सीबीआई ने घूसखोर अफसरों पर कार्रवाई की है। सेंट्रल जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत 3 अफसरों को अरेस्ट किया गया है। इनके अलावा 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई 1 करोड़ की रिश्वत से जुड़ी बताई जा रही है। सीबीआई का बड़ा एक्शन, रंगे हाथ पकड़े घूसखोर। हिरासत में सीजीएसटी डिप्टी कमिश्नर। $70 लाख के घूस लेते पकड़े गए अफसर। सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर और दूसरे अफसरों से घूस लेते सीबीआई ने पकड़ लिया। लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने मंगलवार को झांसी में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी और 2 टैक्स अधीक्षकों को हार्डवेयर की दुकान चलाने वाले कारोबारी से 70 लाख रुपए की घूस लेते हुए दबोचा था, जिसके बाद अफसरों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और 90 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। 12 दिन पहले सेंट्रल जीएसटी ने जय दुर्गा हार्डवेयर फार्म पर छापा मारा था। इस केस को रफा दफा करने के लिए अफसरों ने 1.5 करोड़ की घूस मांगी थी। इसकी खबर सीबीआई को लग गई। सीबीआई ने पहली किश्त के तौर पर 70 लाख रुपए की घूस लेते 2 सुपरिटेंडेंट को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ में फर्म मालिक और वकील को भी पकड़ा गया। ये रकम डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी के इशारे पर ली गई थी। इस पर डिप्टी कमिश्नर को भी अरेस्ट कर लिया गया। तलाशी में कारोबारी के पास से 90 लाख रुपए, भारी मात्रा में सोने की ज्वेलरी और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। इस तरह कुल 1 करोड़ 60 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। सीबीआई सभी को गोपनीय जगह ले गई है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई की भनक स्थानीय स्तर पर किसी को नहीं लगने दी गई। बुधवार शाम को जीएसटी अफसरों को कार्रवाई के बारे में पता चल पाया। उसके बाद से जीएसटी अफसरों ने भी अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए। पकड़ी गई आईआरएस अफसर प्रभा भंडारी कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स की सीजीएसटी की डिप्टी कमिश्नर हैं। प्रभा भंडारी 2016 बैच की आईआरएस अफसर हैं। बता दें कि आईआरएस अधिकारी को अच्छी खासी सैलरी और तमाम सुविधाएं मिलती हैं। इनकी सैलरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार होती है। हर महीने इन्हें 1,30,000 रुपए इन हैंड सैलरी मिलती है। इसके अलावा भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रिश्वत लेने से वो बाज नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं उस शहर की जिसे सबसे साफ शहर कहा जाता है, लेकिन वहां के घरों में ऐसा जहरीला पानी आता है कि लोगों की मौत हो जाती है। ये घटना घटिया सरकारी सिस्टम का जीता जागता उदाहरण है। लोगों की जान जा रही है, वो भी पानी पीने से।
आज फिर 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 5 महीने की बच्ची भी है। स्वच्छ शहर इंदौर के पानी में ऐसा जहर फैला कि 5 महीने की इस बच्ची की सांसें रोक दी। इस बच्ची ने पानी बोलना भी नहीं सीखा था कि उससे पहले ही जहरीले पानी ने उसकी जान ले ली। जो पानी जिंदगी देता है वही मौत बन गया, क्योंकि सरकारी सिस्टम ने उसमें जहर घोल दिया था। अस्पतालों के अंदर और बाहर भयावह माहौल है। किसी के बच्चे भर्ती हैं तो किसी के माँ बाप। शहर के भागीरथपुरा में हुई ये घटना कोई हादसा नहीं, बल्कि सड़ा हुआ सिस्टम कैसे काम करता है उसकी तस्वीर है। टॉयलेट का पानी घर के नालों में पहुंच गया। लोग कई दिनों से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन प्रशासन चादर तान कर सोता रहा। जब अस्पतालों में बीमार लोगों की भीड़ लगने लगी, लोगों की मौत होने लगी, तो जांच और कार्रवाई हो रही है। लेकिन इनका काम कैसा है, इसकी गवाह यहाँ के लोग दे रहे हैं। उसके बाद वो लोग चले गए, कागज मेरे घर के बाहर ही पड़ा हुआ मुझे मिला। तो ये मेरा ये कहने का मतलब है कि नर्मदा का पानी जब गंदा आ रहा होगा तो ऐसे अधिकारियों के पास लोग गए होंगे शिकायत करने के लिए। वैसे उन्होंने जैसे इस कागज़ पर नोट किया, वैसे उस कागज़ पे भी नोट किया होगा और उसके बाद उस कागज़ को फेंक दिया। जैसे यहाँ पे अभी मुझे ये पड़ा हुआ मिला, मान लो वो भी कागज़ ऐसे ही कहीं फेंका होगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें अब सप्लाई का पानी पीने से डर लग रहा है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि उनके घरों में जो पानी आ रहा है वो पीने लायक है या नहीं। डर इस बात का कि कहीं पानी पीकर अस्पताल न पहुंच जाएं, कहीं जान न चली जाए। इनका कहना है कि सबके सब जिम्मेदार हैं। ड्रेनेज के पानी से लोग कोई मरता नहीं। ये केमिकल युक्त पानी मिलाया गया टंकी में, और ये जो आसपास में भागीरथपुरा का जो फैक्ट्री है, इसका जो वेस्ट हैगा वो चेंबर लाइनों में वो लोग डाल देते हैंगे, और उसके द्वारा के चेंबर लाइन में नर्मदा के जल में मिक्स होके वो टंकी पे सप्लाई में चढ़ा और भागीरथपुरा के लोगों को तकलीफ हुई, और ये जहरीला पानी था। प्रशासन से क्या था उधर में तो सब गंदा पानी चेंबर के लाइन पे ही बना दिया, चेंबर नर्मदा लाइन पे बना दिया बहुत जगह। तो पानी गंदा आया, तो पानी गंदा आया तो भाई कोई भरे नहीं हम लोगों ने। पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी अभी बोरिंग का पी रहे हैं वाली बारी। और सरकारी टैंकर जो आ रहे हैं वो उससे तो भरी नहीं है, उसमें भी केमिकल मिला हुआ है ना। अस्पतालों में बीमारों और तीमारदारों की लाइन लगी है। लोग आते ही जा रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके हिसाब से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा बढ़ सकता है, ये भी डर है। फिलहाल भागीरथपुरा का हर घर बीमार दिख रहा है। लोगों को डर लग रहा है कि कब किसी की तबीयत न खराब हो जाए, कब किसी की मौत की खबर न आ जाए। खत्म इसलिए हुई कि रात में भी करीब 7-8 मरीज गए हैं, और अभी सवेरे 8-9 बजे से लगा करके और अभी तक में करीब दूषित पानी को पीने के लिए स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा अभी तक टंकी पे किस कारण से दूषित पानी हुआ उसकी खोज अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं, और न इसकी कोई शासकीय रिपोर्ट आई है कि पानी दूषित कैसे हुआ। सस्पेंशन और मुआवजा, इसे सरकारी ड्रामा न कहा जाए तो क्या कहें। देश का सबसे स्वच्छ शहर और गंदे पानी से मौत। एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर में दूषित पानी के पीने की घटना पर राज्य सरकार से 2 दिनों के भीतर यानी 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों के सफर में बढ़ेंगे आगे और अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर जो मिल रही है उसका। बांग्लादेश में एक और हिंदू पर हमला। कट्टरपंथियों ने 50 साल की खोकन दास पर हमला किया। धारदार हथियारों से हमला किया गया और बताया जा रहा है कि इस हमले में दास बुरी तरह से घायल हुए हैं। घर जाते समय खोकन दास पर यह हमला किया गया। बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले की घटना बताई जा रही है। कल देर शाम हुआ खोकन दास पर हमला। दवा की छोटी सी दुकान चलाते हैं खोकन दास। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश में दीपू दास समेत 3 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। और अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, जहां खूबसूरत वादियों में नए साल का जश्न मातम में बदल गया। स्की
स्की रिजॉर्ट ट्रांस मोंटाना के एक बार में करीब 100 लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जुटे थे। पार्टी चल रही थी, नए साल का आगाज हुए 1.5 घंटे गुजर गए थे कि अचानक एक धमाका हो गया। देखते ही देखते पूरा बार आग की लपटों में घिर गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। लोगों को जलते हुए बाहर से निकालने की कोशिश की गई। आग इतनी भयानक लगी हुई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद हादसे में कई लोगों के झुलसकर मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बार में धमाके की वजह क्या थी। तो स्विट्जरलैंड में ये भयानक धमाका हुआ है। न्यू ईयर्स ईव का जश्न यहाँ पर लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे और अचानक से इस रिजॉर्ट में ब्लास्ट हुआ। कई लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। और एम्स्टर्डम शहर में न्यू ईयर का जश्न मातम में बदल गया। आज तड़के शहर के ऐतिहासिक वॉन्डलकेर्क चर्च में भयानक आग लग गई। आग नए साल की आतिशबाजी के ठीक बाद रात करीब 1:15 बजे शुरू हुई। आग सबसे पहले चर्च की छत पर दिखी और देखते ही देखते चर्च की ऊंची मीनार तक पहुंच गई। लकड़ी से बनी पुरानी इमारत होने की वजह से आग तेजी से फैली। चर्च की मीनार समेत छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में दर्जनों लोग मारे गए और करीब 100 लोग जख्मी हो गए। आसपास के लोग आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर हैरान रह गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें चर्च की मीनार जलती हुई नजर आ रही है। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। क्या ईरान में अब तख्ता पलट हो सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों से जनता सड़कों पर है। महंगाई, रोजमर्रा के सामान की बढ़ती कीमतों ने यहां लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का गुस्सा सरकार पर बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों में युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या जाने वाली है खामनेई की सत्ता? डेथ टू डिक्टेटर के नारे, इक्कीस प्रांतों में बगावत की चिंगारी, ईरान में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। – 2025 के बिल्कुल अंत में शुरू हुआ ये विद्रोह 2026 में प्रवेश कर गया है। राजधानी तेहरान समेत दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन फैल चुका है। रैलियां निकाली जा रही हैं। प्रदर्शनकारी सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। शुरुआत में ये विरोध एक कारोबारी विवाद लग रहा था। इसमें दुकानदार मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन अब ये व्यापक आर्थिक असंतोष का रूप ले चुका है। इसमें व्यवसायियों के अलावा छात्र और युवा भी शामिल हो गए हैं। ताज़ा विरोध प्रदर्शन रविवार 28 दिसंबर 2025 को राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ, जब दुकानदार कारोबार बंद कर सड़क पर उतर आए। ये दुकानदार ईरानी रियाल की गिरती कीमत और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। दुकानदारों का गुस्सा खुले बाजार में ईरानी रियाल के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भड़का था। देखते ही देखते ये प्रदर्शन फैलता चला गया। अब ये ईरान के कई हिस्सों में हो रहा है। लोग सरकार के विरोध में खुलकर सड़कों पर आ गए हैं। कई जगहों पर पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करते देखा गया। बताया जा रहा है कि इससे मामला और बिगड़ गया। प्रदर्शन के दौरान सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का समर्थन किया जा रहा है
और पिछले विद्रोह में मारे गए प्रदर्शनकारियों को याद किया जा रहा है। महंगाई की मार ने ईरान की जड़ें हिला दी हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान की महंगाई दर 50% तक पहुंच गई है। 2025 में ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले लगभग आधी कीमत खो चुकी है। $1 की कीमत 42,000 से ज्यादा ईरानी रियाल हो गई है। ईरान के लिए विदेशी सामान खरीदना आफत साबित हो रहा है। इस आर्थिक दबाव ने मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। धीरे धीरे ये आंदोलन छात्रों, युवाओं और आम नागरिकों तक फैल गया। कई जगहों पर आंदोलन धीरे धीरे हिंसक रूप लेने लगा है। महंगाई और बेरोजगारी ने सड़कों पर विरोध और हिंसा को बढ़ावा दिया है। वैसे ईरान की सरकार प्रदर्शन को सख्ती से कुचलने के लिए कुख्यात है। इस बार भी एक तरफ सरकार संवाद की बात कर रही है तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। ईरानी सरकार और अधिकारियों की ओर से कहा जा रहा है कि आर्थिक विरोध को असुरक्षा फैलाने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया तो ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। खामनेई के सामने मुसीबतें। वैसे संकट सिर्फ अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर ही नहीं है। ईरान जल संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से भी जूझ रहा है। पिछले साल जून महीने के हमले के दौरान इजरायली हमले में ईरान के कई बांध ध्वस्त हो चुके हैं। 2018 में ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने देश की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने भी ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन सब के बीच ईरान सरकार का फोकस अभी भी मिसाइलों के निर्माण पर है, जबकि जनता सड़कों पर उतर रही है। सवाल ये कि ईरान में खामनेई की सत्ता का भी वही अंजाम होगा जो बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में देखा गया। फिलहाल खामनेई के सामने ये प्रदर्शन बड़ी मुसीबत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। यूपी के कुशीनगर में सरेआम हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो किया, लेकिन स्थानीय लोग शव के साथ प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चले और उसका एनकाउंटर हो। सरेआम मर्डर से सनसनी। शख्स की चाकू मारकर हत्या। हत्या के बाद इलाके में तनाव। यूपी के कुशीनगर में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी नौशाद अंसारी को पकड़ तो लिया, लेकिन स्थानीय लोग निशांत का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, उसका एनकाउंटर हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट पर है। दरअसल निशांत सिंह नाम का शख्स अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा था। तभी 2 युवकों ने उनका रास्ता रोका और मारपीट करने लगे। इसी दौरान आरोपियों ने युवक के पेट और गले पर चाकू से वार करके घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। ग्रामीणों ने गंभीर हालत में निशांत को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आपको पूरी घटना की टाइमलाइन बताते हैं। कुशीनगर के जुड़वनिया गांव में सरेआम हत्या। 24 साल के निशांत सिंह की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी नौशाद अंसारी को गिरफ्तार किया। नौशाद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। नौशाद ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या के बाद इलाके में तनाव के हालात। निशांत की हत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस।
स्थानीय लोगों के मुताबिक निशांत की घेर कर हत्या की गई। 2 समुदायों का मामला होने के कारण अलर्ट पर पुलिस। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर।